नमस्कार, मुंबई सीएसटी से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। शो की हम शुरुआत मुंबई के ही खबर के साथ करेंगे। शेयर मार्केट के बिग बुल कहे जाने वाले दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला की आज निधन हो गई। उनकी उम्र 62 साल थी। आज सुबह उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल ले जाया गया था, जहाँ पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों का कहना है कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। पिछले काफ़ी समय से वो बीमार चल रहे थे। ये रिपोर्ट देखिए। राकेश झुनझुनवाला की सार्वजनिक तस्वीरों में ये कुछ आखिरी तस्वीरें हैं इस महीने के शुरू की, जब उन्होंने अपनी एयरलाइंस आकाशा एयर लॉन्च की। एक बजट एयरलाइंस की शुरुआत के साथ स्टॉक मार्केट के बिग बुल अपने करियर में अब उद्योगपति बनने की राह पर थे, लेकिन तबीयत लगातार नासाज थी। वो व्हील चेयर तक ही सीमित रह गए थे और बीमारी ने उन्हें इस कदर घेर लिया कि रविवार सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया। स्टॉक मार्केट में झुनझुनवाला के उदय की कहानी एक किंवदंती सी है। एक टैक्स अधिकारी का बेटा जिसने चार्टर्ड अकाउंटेंट की ट्रेनिंग ली। 20 साल का होते होते उन्होंने शेयर बाजार में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी और फिर अगले 4 दशक उन्होंने शेयर बाजार से अकूत दौलत जमा की। वो जिस शेयर में हाथ लगाते वो सोना बन जाता। फोर्ब्स के मुताबिक वो देश के 36वें सबसे अमीर भारतीय थे। उनकी दौलत 46,000 करोड़ रुपए हो चुकी थी। लोग उनकी निवेश की सलाह को बहुत ही गंभीरता से लेते थे। राकेश झुनझुनवाला खुलकर अपनी राय देते थे। भले ही शेयर बाजार में गिरावट हो, लेकिन वो भारतीय बाजार के बड़े पैरोकार थे। हाल के दिनों में वो प्रधानमंत्री मोदी के मुरीद हो गए थे। प्रधानमंत्री ने भी राकेश झुनझुनवाला के निधन पर गहरा दुख जताया। बड़े बड़े उद्योगपतियों से लेकर केंद्रीय मंत्रियों तक सबने उनके निधन पर अफसोस जाहिर किया है। बड़ा दुख का विषय है कि राकेश जी एक भारत के एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट के एक प्रतीक थे, जो उन्होंने अपनी जिंदगी में हासिल किया, स्थापित किया। मैं मानता हूं कि कई हजारों लाखों युवाओं के लिए वे प्रेरणा स्रोत रहेंगे। खास करके मेरे क्षेत्र के साथ नागर विमानन क्षेत्र में आकाशा एक नई एयरलाइन की शुरुआत हमने अभी कुछ दिन पहले ही 7 तारीख को हमने साथ में की थी। मेरा अनुमान नहीं था कि इतनी विषम परिस्थिति से वे गुजर रहे थे। कि परिवार को मेरे दिल की गहराइयों के साथ से श्रद्धांजलि। जीवन के अंतिम दिनों में आकाशा एयर नाम से वो एयरलाइंस उद्योग में भी बुलंदियों को छूना चाहते थे, लेकिन उनकी बीमारी ने उन्हें इतना समय ही नहीं दिया। मध्य प्रदेश के धार जिले के कारम नदी पर बन रहे निर्माणाधीन बांध के पास में एक नया चैनल बनाकर वहां से पानी निकाला जा रहा है। धार से जो ताज़ा तस्वीरें आई हैं उसमें आप देख सकते हैं कि पानी तेज रफ्तार से निकल रहा है। पानी निकाले जाने से डैम में जो ज़रूरत से ज़्यादा पानी जमा है उसका दबाव बांध पर कम होगा और रिसाव की मरम्मत जल्द से जल्द हो सकेगी। इससे आसपास के गांव वालों पर भी खतरा कम होने की उम्मीद है। जानकारी के मुताबिक कम से कम 50 लाख क्यूबिक मीटर पानी निकलने के बाद ही डैम में पानी का दबाव कम होगा। आपको बता दें कि निर्माणाधीन बांध में 2 दिन से रिसाव की मरम्मत करने के लिए इंजीनियर और विशेषज्ञ जुटे हुए हैं। इस बांध में 150 लाख क्यूबिक मीटर पानी जमा था। कमज़ोर बांध पर इतने ज़्यादा पानी का ज़बरदस्त दबाव पड़ा कि बांध में दरार आ गई थी, जिसके चलते एहतियातन धार जिले के 12 और खरगोन के 6 गांवों को खाली करवा लिया गया है। बीजेपी ने स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के तौर पर मनाया और सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी साझा किया। इस वीडियो में बताया गया है कि विभाजन के समय किस तरह से त्रासदी हुई है और ख़ास बात यह है कि इस विभाजन के लिए इस वीडियो में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी को जिम्मेदार ठहराया गया है। यह रिपोर्ट देखिए। 2 जून 1947। ऐसे समय जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो 1947 में देश के विभाजन की त्रासदी से जुड़ा ये वीडियो बीजेपी ने जारी किया है। बीजेपी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाते हुए देश के बंटवारे के दर्द को साझा किया।
लेकिन खास बात यह है कि इस वीडियो के जरिए विभाजन के लिए कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी को जिम्मेदार बताया है। बीजेपी का निशाना खास तौर पर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। जो लोग 14 अगस्त को बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए वो आज भी रिफ्यूजी बन के रह रहे हैं, लेकिन हम लोग आज भाग्यशाली हैं कि जो भारत के अंदर मुस्लिम समाज के लोग रहे उनको भारत के संविधान ने बराबर का अधिकार दिया। सारे वो अधिकार दिए जो आपको है, वही अधिकार मुझे भी है। और जो लोग पाकिस्तान चले गए उनका क्या हाल हुआ, हश्र हुआ, ये मालूम है। इस विभाजन की योजना से अनभिज्ञ था। कांग्रेस ने इस वीडियो को बीजेपी की सियासत का हिस्सा बताया और कहा कि वो लाखों लोगों के बलिदान और दर्द के ऊपर अपनी सियासत कर रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि बंटवारे की त्रासदी का दुरुपयोग नफरत और पूर्वाग्रह की भावना को भड़काने के लिए नहीं होना चाहिए। सच तो यह है कि सावरकर ने 2 राष्ट्र का सिद्धांत दिया और जिन्ना ने इसे आगे बढ़ाया। पटेल ने लिखा था कि मुझे लगता है कि अगर विभाजन स्वीकार नहीं किया गया तो भारत कई टुकड़ों में बंट जाएगा। विभाजन पर रिसर्च करने वाले कम्युनिस्ट मानते हैं कि जो आरोप कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों पर लगाए गए हैं वो गलत हैं और इस संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। राजनीति की बात है कि वो आजकल की जो सरकार है वो चाहती है कि सारा क्रेडिट जो है वो लें कि 75 साल में भारत की जो ये वर्षगांठ मनाया जा रहा है तो ये दिखाएं। इस वीडियो में ये भी कहा गया है कि जितनी सरकारें आज से पहले आई हैं उन्होंने जो त्रासदी थी विभाजन की, किसी ने इस पे जोर नहीं दिया। अब ये बिल्कुल गलत आरोप है। अपने कॉन्टेक्स्ट से, अपने संदर्भ से बिल्कुल काट के और ये देखना कि कौन उसके विलेन थे, ये कोई बहुत अच्छी हिस्टोरिकल अप्रोच मुझे नहीं लगती। कि इतिहास को पढ़ने का, समझने का मकसद जो है वो आज की राजनीतिक डिबेट को सेटल करना नहीं होता है। 1947 को अंग्रेजों द्वारा किया विभाजन आजादी की 75वीं वर्षगांठ के जश्न से ठीक पहले ये वीडियो पुराने दर्द को कुरेदने की कोशिश है, जबकि कोशिश होनी चाहिए थी कि उस जख्म पर मरहम लगाया जा सके। विभाजन की त्रासदी से हुई पीड़ा आज भी महसूस की जा सकती है, पर इस त्रासदी से राजनीति ज्यादा तकलीफ देने वाली है। नई दिल्ली में कैमरामैन मुरसलीन के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज डल लेक पर हरी झंडी दिखाकर एक बड़ी तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा में सेना, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ के साथ आम लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। कश्मीर घाटी में यह अपनी तरह की पहली यात्रा थी, वो भी 14 अगस्त के दिन। आपको बता दें कि कुछ साल पहले तो इस इलाके में इस दिन पाकिस्तानी झंडा फहराने को लेकर काफ़ी विवाद और बवाल हुआ करता था। सिटी एक्सप्रेस में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। महाराष्ट्र में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है। इस बंटवारे में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का दबदबा साफ तौर पर देखने मिल रहा है। देवेंद्र फडणवीस को गृह और वित्त विभाग के साथ जल संसाधन, ऊर्जा, कानून न्याय और आवास विभाग दिया गया है। राधाकृष्ण विखे पाटिल को राजस्व और डेयरी विकास, चंद्रकांत पाटिल को उच्च तकनीकी शिक्षा, कपड़ा विभाग, गिरीश महाजन को ग्राम विकास और पंचायत राज विभाग, गुलाबराव पाटिल को जल आपूर्ति विभाग, सुधीर मुंगंटीवार को वन विभाग, अब्दुल सत्तार को कृषि विभाग, उदय सामंत को उद्योग विभाग, दीपक केसरकर को स्कूली शिक्षा और दादा भूसे को बंदरगाह और खदान मंत्रालय दिया गया है।